नमस्ते बच्चों, नए अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। अध्याय छठा है और इसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं और वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को अगर दो बार लिखकर गुणा करते हैं, जैसे 3 को मैंने 2 बार गुणा किया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 9। तो ये किसी भी संख्या की घात 2 या उसको 2 बार लिखकर जो गुणा करते हैं, तो हम जो संख्या प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं हम वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है। इसी तरह से जैसे 4 को 2 बार गुणा किया तो 16 आया। तो जो 4 का जो वर्ग है, 4 का जो वर्ग है वो क्या है? 16। यहाँ कहेंगे कि 4 की घात 2 क्या है? 16 है। इसी तरह से जैसे 5 को 2 बार लिखकर गुणा किया तो 5 की घात 2, तो ये आ गई 25। तो इससे हम कह सकते हैं कि 5 का वर्ग क्या हो गया? 25 हो गया। ठीक है। देखिए कि विभिन्न संख्याओं की वर्ग दी हुई है। यहाँ पर देखिए, जैसे 1 का वर्ग है, यानी कि 1 को 2 बार लिखकर गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ। ठीक है। उसी प्रकार 2 का जो वर्ग है वो 4 है, यानी 2 की घात 2 4 हो गया। ठीक है। इसी तरह से 3 की घात 2 9 होंगे। इसी तरह से 4 की घात 2 16 होंगी। ठीक है। इस तरह से हम 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196, 15 का 225, इस तरह से 16 का 256, इसी तरह से 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। इस तरह से हमने वर्ग कैसे निकाल लिया। कैसे कि 17 को जैसे 17 से गुणा किया तो 289 आ गया। तो इसमें हम कुछ चीज़ देखते हैं। देखिए, इनमें एक कॉमन फैक्टर हम देखेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्ग में 1 आ गया। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है तो उसमें 4 आ गया। 3 है तो 9 आ गया। 4 है तो 6, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। इसी तरह से 7 है तो 9, 8 है तो 4 और 9 है तो 1 और 0 है तो 0। हम कह सकते हैं कि भाई ये तो एक अंक वाली संख्याएं हैं। तो कैसा पता चलेगा कि हमेशा हर संख्या के इकाई में ये होंगे तो यही आएंगे। तो इधर हम देखते हैं कि देखिए 11 में इकाई का अंक 1 है तो इसके वर्ग में भी इकाई का अंक क्या है? 1 है। ठीक है। 12 में इकाई का अंक 2 है तो इसके वर्ग में 4 है। देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग क्या आया था? 4 आया था। इसके भी इकाई में 2 है तो इसके इकाई में क्या है? 4 आया है। ठीक है। इसी तरह से 3 का 9 है तो इसमें इकाई का अंक 3 है तो इसमें भी देखिए 9 आया है इकाई का अंक। ठीक है। इसी तरह से 4 का वर्ग किया तो इकाई का अंक 6 आया। तो यहाँ पर भी देखिए 14 का किया तो इकाई का अंक यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 आया है। ठीक है। इसी तरह से 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आया? 5। तो यहाँ पर भी देखिए 15 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आया है? 5 आया है। ठीक है। इसी तरह 6 का जो हमने वर्ग किया है तो इसमें इकाई का अंक 6 आया है। यहाँ पर भी 16 का हमने वर्ग किया है तो इसमें इकाई का अंक 6 है तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आया है? 6 आया है। तो अगर 7 का हमने किया है तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आया? 9 आया। तो 17 का किया उसमें भी इकाई का अंक क्या आया? 9 आया। इसी तरह से देखिए 8 का हमने वर्ग किया तो इकाई का अंक 4 आया। तो 18 का करने पर भी यहाँ पर इकाई का अंक 8 होने की वजह से यहाँ पर इकाई का अंक क्या आया? 4 आ गया। इसी तरह से 9 है तो यहाँ इकाई का अंक 1 आया। तो यहाँ 19 में भी इकाई का अंक 9 होने के कारण यहाँ इकाई का अंक क्या आया? 1 आया।
यहाँ पर 10 में इकाई का अंक 0 होने के कारण यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या आया, 0 आया है। तो 20 का कर रहे हैं पर 20 में इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 आया। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ में कहने का मतलब क्या है कि हमें ये पता चल गया कि जो संख्या दी होगी हमें, उसमें जो इकाई का अंक है उसके हिसाब से ही वर्ग में इकाई का अंक आएगा। ठीक है, वर्ग में इकाई का अंक किसके हिसाब से आएगा, जो हमें दी गई संख्या है उसमें इकाई का अंक कौन सा है उसके हिसाब से आएंगे। देखिए एक चीज और देखिए हमने कि जहां इकाई का अंक 1 और 9 है, 1 और 9 है, उन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 1 है। ठीक है, एक चीज देख ली। दूसरी देखी, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 है और 8 है, उन सभी संख्याओं के इकाई के अंक में 4 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर 3 और 7, देखिए 3 का अगर जिसमें इकाई का अंक 3 है उसका वर्ग करेंगे तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 9, और 7 जिसका इकाई अंक है उसका भी हम अगर वर्ग करेंगे तो आएगा इकाई का अंक 9। ठीक है, और उसी तरह से 4 इकाई का अंक है तो उसमें आएगा 6, और साथ में 6 जिसका इकाई अंक है उसमें भी 6 आएगा। ठीक है, और जिसमें 5 का इकाई का अंक है उसका वर्ग करने पर 5 ही आएगा। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में ये दिया हुआ है कि संख्या की इकाई का अंक अगर 1 और 9 है, संख्या की इकाई का अंक अगर 1 या 9 है, तो जो वर्ग है, वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा, वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर संख्या की इकाई के अंक में 2 अथवा 8 है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से अगर संख्या के इकाई का अंक 3 अथवा 7 है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर संख्या के इकाई का अंक अगर 4 अथवा 6 है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर संख्या के इकाई के अंक में 5 है तो वर्ग के इकाई के अंक में क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से अगर संख्या में इकाई का अंक अगर 0 है तो वर्ग में भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 यही संख्याएं आएगी। यानी कि वर्ग में जो किसी भी संख्या की वर्ग है उसमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ही हो सकती है। अगर हमें किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 मिलती है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग में ये चारों संख्याएं नहीं हो सकती, ये संख्याएं नहीं हो सकती। हमेशा कौन सी होगी, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगी। ठीक है, क्या होगी, 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 ही होगी। अगर किसी में 2, 3, 7 अथवा 8 इकाई का अंक है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, वर्ग संख्याओं में के अंत में अगर शून्य आते हैं
1 से शून्य आते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, सम संख्या में होंगे। अगर अंत में एक ही शून्य है, ठीक है, इकाई का अंक 0 है लेकिन वो एक ही 0 है लास्ट में, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अगर इकाई का अंक 0 है तो उसमें कम से कम 2 0 होने चाहिए, यानी कि सम में होने चाहिए 0, 2 हो 4 हो, इस तरह से होने चाहिए। अगर लास्ट में 3 0 हो, जैसे 1 2 3, ये 1000 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 0 हो, जैसे ऐसे दे दे, ये इकाई का अंक 0 है लेकिन एक ही 0 है, अकेला है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर दी हुई हो 2 0 अथवा 4 0, तो ये पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी पूर्ण वर्ग में कभी भी विषम संख्या में 0 नहीं होंगे अंत में, ठीक है। अंत में अगर इकाई का अंक 0 है तो 2 0 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए। अगर विषम संख्या में है 1 0 3 0, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहां तक हमने सीख लिया कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी और उसकी क्या क्या शर्तें हैं, उनके इकाई के अंक में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें संख्या दी हुई है और हमें वर्गों के इकाई के अंक ज्ञात करने हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि ये 81 है। अगर संख्या 81 है, देखिए संख्या कौन सी है, संख्या है 81। तो 81 है तो 81 में इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, ये 1 है। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, इसमें 1 है। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर इकाई का अंक 1 अथवा 9 हो, तो इकाई का अंक अगर 1 अथवा 9 हो तो वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, वर्ग में इकाई का अंक, अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 अथवा 9 हो तो वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर 81 की वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा बताओ। इसमें भी क्या है, इकाई का अंक 1 है, तो इसकी जो वर्ग है उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न जिसमें दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 1234 दिए हुए। देखिए इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है। अगर इकाई का अंक 4 अथवा 6 है तो वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा, वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ये हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। इसलिए 1234 में क्या होगा, 1234 की वर्ग जो आएगी है ना, उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। जो हमने यहाँ पर सीखा था वही वहाँ पर लगाया है और इस तरह से ये प्रश्न आसानी से हो गए। देखिए आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं, इसका कारण दीजिए। हमें इसका कारण बताना है। हमें दो संख्याएं दी हुई है, एक है 1057
और दूसरी दी हुई है गुणिया 628। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं है। तो हमने एक पूर्ण वर्ग संख्याएं के बारे में देखा था। पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती है उनका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 हो सकता है इकाई का अंक, उनका इकाई का अंक 1 हो सकता है, उनका इकाई का अंक 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये उनके इकाई का अंक हो सकता है। इसके अलावा अगर दे दिया जाए हमें 2, 3, 7 और 8, तो ये इकाई के अंक है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस संख्या में इकाई का अंक 7 है। ठीक है, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 7 है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 1057 में इकाई का अंक 7 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग में नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग में नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग में नहीं हो सकता। ठीक है ना। कोई भी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अतः ये क्या है, 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से गुणिया 628 दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक 8 है, तो इसमें इकाई का अंक 8 है जो इन 4 में है, इसीलिए ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि गुणिया 628 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, 8 है, इकाई का अंक 8 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग में नहीं हो सकता, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं हो सकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है, गुणिया 628 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है, और इन दोनों संख्याओं में यही है। इसमें 7 है इकाई का अंक, इसमें 8 है, इसलिए ये दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे कि संख्याओं का वर्ग हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, संख्याओं को वर्ग ज्ञात करने के लिए एक सीधा सा रास्ता तो पहला यही है
कि आप उन दोनों को उनको जैसे कि हमें 29 का वर्ग ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 29 को 2 बार लिखकर इस तरह से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 बार इस तरह से लिखकर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमें 6 का वर्ग ज्ञात करना है तो 6 गुणा 6 करके हम क्या कर लेंगे, 36 कर लेंगे। जैसे कि हमें 29 का वर्ग ज्ञात करना हो तो 29 गुणा 29 कर लिया हमने। ठीक है, जैसे हमें 30 का ज्ञात करना हो तो 30 गुणा 30 कर लिया गुणा करके। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी इनका क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 29 का हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 29 को हम 20 प्लस 9 लिख दें और उसके ऊपर घात 2 लगा दें। ठीक है, यानी कि इसको 20 प्लस 9 गुणा 20 प्लस 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस 20 को इन दोनों से गुणा किया, 20 को 20 प्लस 9 से गुणा किया, फिर इस 9 को 20 प्लस 9 से गुणा किया। देखिए ये आया 400 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 81, तो ये आया हमारे 1 और ये 6 8, कितना आया, 861 आया। ठीक है, इस तरह से हम सीधा गुणा करते तो भी यहाँ पर 900 आ जाता और यहाँ पर 861 आ जाता। सीधा गुणा करते तो सीधा किस तरह से, इस तरह से गुणा कर लेते और हम उत्तर निकालते 861 आ जाता। ठीक है, बट हम दूसरे तरीके से भी इस तरह से कर सकते हैं। ये क्या है, बड़ी संख्याएं होती है उनका अगर हमें वर्ग निकालना हो तो उसमें ये जो विधि है वो काम आ जाती है। ठीक है, जैसे कि बड़ी संख्या दी हुई हो हमें कोई, जैसे कि हमें दे दें इस तरह से दे दे हमें कोई कि भी इसकी निकालो, ये दे दे हमें 1014 की, ये निकालो, तो हम इसको गुणा करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको 1000 प्लस 14 कर देंगे, फिर उसका इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, इस तरह से गुणा करेंगे और फिर इसको जैसे इसको गुणा किए हैं वैसे गुणा करके उत्तर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इनमें क्या है, एक तो सीधा तरीका है कि 86 को 86 से गुणा कर लो और फिर उसका उत्तर निकाल लो, 71 को 71 से गुणा कर लो और सीधा उत्तर निकाल लो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये गुणा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, वो पहले वाला ये उपाय लगाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से तो पहले से परिचित है कि 86 को 86 से गुणा कर लो 2 बार लिख के, तो ये वर्ग आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला तरीका है उससे निकालते हैं। तो 86 का निकालेंगे तो 86 को हमने लिख दिया 80 प्लस 6 का घात 2। अब क्या हुआ, यहाँ पर 80 प्लस 6 गुणा 80 प्लस 6। ठीक है, अब इस 80 को क्या किया हमने, इन दोनों से गुणा किया और 6 को इन दोनों से
गुणा किया। ठीक है, अब 80 को जब हम 80 से गुणा किए तो आया 6400 प्लस 80 को 6 से गुणा किया तो 480 प्लस 480 प्लस 36। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये आ गया 6 19 ये आया 7396। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, 86 का जो घात 2 है यानी कि 86 की जो वर्ग है वो आई 7396। अब इसको हम चेक करना चाहें तो गुणा करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही आया है क्या। देखिए 6 9 ये देखिए 7396 ही आया है। इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया तो 86 का जो वर्ग है वो 7396 आ गया। हमने बिना गुणा किए ज्ञात किया, फिर हमने गुणा करके इसको क्या कर लिया, इसको जांच लिया, चेक कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब इसका निकालते हैं 71 का। तो ये हो गया 70 प्लस 1 की घात 2, 70 प्लस 1 की घात 2, ये हो गया 70 प्लस 1 गुणा 70 प्लस 1। ठीक है, अब इस 70 को दोनों से गुणा किया हमने और फिर 1 को दोनों से गुणा किया। ठीक है, तो ये आ गया 4900 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 1, तो ये हो गया 49, ये हो गया 5041। क्या हो गया, 5041। इसको अब गुणा करके जांच कर लेंगे इसकी। ये आ गया 5041। इस तरह से जांच करके हमने देख लिया कि ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से बिना गुणा किए भी हम यानी सीधा बिना गुणा किए हम क्या कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब एक होता है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कई जगह अपने कि 3 4 और 5 का एक पाइथागोरस त्रिक हो गया। कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से ऐसी एक संख्या है जिसका वर्ग है जो बाकी दो संख्याओं के वर्ग के योगफल के बराबर है। तो ऐसा जो त्रिक बनता है, ऐसे जो उन तीनों का जोड़ा बनता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक जैसे 3 और 4 और 5 का पाइथागोरस त्रिक है तो 3 का घात वर्ग और 4 का वर्ग है वो 5 के वर्ग के बराबर होता है। इसी तरह से एक त्रिक का और उदाहरण देते हैं कि 5 12 और 13 इनका जो त्रिक है, इनमें क्या है, 5 की जो घात 2 है यानी 5 का वर्ग और 12 का वर्ग जोड़ने पर 13 का वर्ग आ जाता है। तो ऐसे त्रिक को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। ऐसे में क्या होता है, दो जो त्रिक के सदस्य हैं, दो त्रिक के सदस्यों का वर्गों का योग है वो तीसरे सदस्य के वर्ग के बराबर होता है, उसे हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। ठीक है, और एक पाइथागोरस त्रिक का
अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा एक, हमें एक दे दिया कि ये किसी न किसी पाइथागोरस त्रिक का क्या है एक सदस्य है, तो हमें कैसा पता चलेगा बाकी दो उसके सदस्य कौन से होंगे। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये हकीकत में इस तरह से होता है, पहले इधर m स्क्वायर माइनस 1 है, उसके बाद में 2m है और उसके बाद में m स्क्वायर प्लस 1 है। पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, एक है वो सम होता है, एक क्या होता है, सम होता है। तो यहां पर जो ये वाला ये m ले लेते हैं, फिर इसका 2m और इधर m स्क्वायर माइनस 1 और इधर m स्क्वायर प्लस 1। इसको अपन क्या करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं और उससे इसको समझते हैं। देखिए पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद में 16 है। एक सदस्य 6, 16 और 14 है। देखिए इधर ये 2m है, जैसे मान लो यहां पर 4 है, इसको मैं समझा देता हूं पहले 3 4 5 वाले त्रिक से। तो यहां पर मान लो ये 2m है, वो होगा 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर m की हम वैल्यू निकालेंगे तो 4/2 यानी कि 2 आएगी, ठीक है। तो पाइथागोरस त्रिक में एक जो सदस्य है वो हमेशा सम होता है। क्या होता है? एक सदस्य सम होता है और वो 2m के बराबर होता है। वो कितना होता है? 2m के बराबर होता है, सम सदस्य है वो, ठीक है। देखिए इसमें 6 दिया हुआ है, तो हमें पता है ये सम है, तो ये 6 को हम मान लेते हैं कि ये 2m के बराबर है 6। तो m बराबर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमें पाइथागोरस त्रिक का जो सूत्र है वो ध्यान में रखना है, m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 2m की वैल्यू हमारे पास 6 थी, 2m की वैल्यू क्या थी? 6। इससे हमें m की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा? 3 की घात 2 माइनस 1, और यहाँ पर ये 6 था ही, ठीक है। और यहाँ पर 3 की घात 2 प्लस 1, ये कितना हो गया इधर वाला? 9 में से 1 गया 8, और ये 6, और ये कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो ये पाइथागोरस किस पाइथागोरस त्रिक का सदस्य है? ये है 6 8 10, ठीक है। इसी तरह से 14 के लिए निकालते हैं, तो 2m के बराबर हमने कर दिया 14, 2m के बराबर 14 कर दिया, तो m के बराबर कितना आया? 7 आ गया, ठीक है। अब वही सूत्र m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसमें 7 की घात 2 माइनस 1 और 2 गुणा 7, ये तो 14 दिया हुआ है पहले से, और ये आ गया 7 की घात 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 48 14 और 50। तो ये किसका सदस्य हो गया? 14 48 और 50 का, ठीक है। इसी तरह से 16 2m बराबर 16 लें, m बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। m बराबर 8 आ जाएगा। तो हमने क्या किया? m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 की घात 2 माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 63। इसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8 की घात 2 प्लस 1 यानी कि ये आ जाएगा 64 प्लस 1 बराबर 65।
तो ये हो गया, ये किसका सदस्य हो गया? 16, 63, 65 का सदस्य हो गया। ये कौन से तरीके का सदस्य है? 16, 63 और 65 इस तरीके का सदस्य है। तो हमने पाइथागोरस त्रिक के सूत्र को देख लिया, पाइथागोरस त्रिक के सूत्र को देख लिया और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हमने आसानी से कर लिया और हमें पता चल गया पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। पाइथागोरस त्रिक ऐसा होता है जिसमें एक बड़े सदस्य की जो वर्ग है वो बराबर होती है बाकी दो सदस्यों के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो बच्चों, ये था हमारे इस अध्याय का भाग 1, जिसमें हमने सीखा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो इकाई के अंक में कौन कौन से अंक आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं आ सकते, और दी गई संख्या के इकाई के अंक में कौन से अंक होने पर उनके वर्ग में इकाई के अंक अलग अलग कैसे होंगे। इसके अलावा हमने सीखा कि वर्ग को वो किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हमने पाइथागोरस त्रिक सीखा। अब वो जो आगे बची हुई चीज़ें हैं वो आगे दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।